नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। 2 अक्टूबर में अब एक दिन का इंतजार है और बिहार में एक नई पार्टी का उदय होने जा रहा है, जन सुराज पार्टी। और इसके प्रणेता हैं प्रशांत किशोर, जो देश के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार के रूप में स्थापित रहे। और देखिए, जन सुराज का टैगलाइन है, सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। जो मीडिया को आमंत्रण दिया गया है वेटनरी कॉलेज ग्राउंड का, उसमें कहा गया है, स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार। अजीत जी, ऐसा प्रयोग। और प्रशांत किशोर कल रविवार को पटना में मीडिया वालों से मुखातिब थे। उन्होंने अपनी बातें कही। यह फिर से बताया कि जनसुराज की स्थापना से कम 5 काम तो हो ही जाएगा। जो वह कह रहे हैं बार बार कि युवाओं का पलायन बंद होगा, बुजुर्गों को 2,000 रुपयों का पेंशन मिलेगा, महिलाओं को सरकारी गारंटी पर सस्ता ऋण 4% ब्याज पर, बच्चों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा और किसानों को खेती से बेहतर कमाई की व्यवस्था की जाएगी। नकदी फसल के लिए मजदूरों की मुफ्त व्यवस्था। लेकिन प्रशांत किशोर ने कल कुछ और बातें कही। लगातार वे तंज कसते ही हैं नीतीश कुमार पर, बीजेपी पर, तेजस्वी यादव। उन्होंने कहा, देखिए 2 साल हो गए मेरी पदयात्रा के, पदयात्रा आगे भी जारी रहेगी। जन सुराज का मैं अध्यक्ष बनने नहीं जा रहा। और उन्होंने कहा कि देखिए, इन 2 वर्षों में मैं गांवों में सोता रहा। बिहार में मुखिया जी भी सरकारी सुरक्षा गार्ड चाहते हैं और यदि सरकारी सुरक्षा गार्ड न मिला तो प्राइवेट गार्ड लेकर चलते हैं। लेकिन मुझे तो इन 2 वर्षों में किसी कुत्ते ने भी नहीं काटा। बिहार के लोग कितने अच्छे हैं। तो देखिए, ये इतना बड़ा तंज कि मुझे किसी कुत्ते ने भी नहीं काटा। और यह तंज बिहार पर नहीं है। इसका एक अर्थ तो यह भी है कि बिहार की विधि व्यवस्था को लेकर, जिसे नीतीश कुमार ने 2005 में दुरुस्त किया, उसे लेकर जितना बाबेला अभी मचाया जाता है, वैसी खराब स्थिति बिहार की नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर का तंज पूर्ण रूप से नेतागिरी जमात पर है। जो खादी का कुर्ता पहने की नहीं, ठेकेदार बने की नहीं, वह बस लग जाते हैं कि सरकारी सुरक्षा मिल जाए। फिर देखिए, दूसरी बात उन्होंने कही, वह चुनौती देते ही रहते हैं। पिछले ही दिनों उन्होंने चुनौती दी थी। तेजस्वी यादव जब समाजवाद की बात करते हैं, उन्होंने कहा था कि 7 दिनों की पाठशाला लें, फिर मेरे साथ आकर बहस करें। कहां से ये समाजवाद। अब देखिए, उन्होंने कल कहा कि देखिए, मेरी पदयात्रा और पदयात्रा के दौरान गांव में जो मेरा टेंट लगता है, उसे लेकर इतना शोर शराबा मचता है। उन्होंने पत्रकारों को दिखाया और कहा कि इसमें खोज लीजिए कहां एयर कंडीशन लगे हैं। मैं इसी टेंट में सोता हूं, चाहे भीषण गर्मी हो, बारिश हो या सर्दी हो। और फिर बिहार के नेताओं से कहा कि आप गांव में 7 दिन इसी तरीके के टेंट में सोकर दिखा दीजिए, फिर मुझसे बात कीजिए। रुपयों के सवाल पर भी आए। उन्होंने कहा, बस 2 विचारधारा है। मैं कह रहा हूं कि गरीबों को, जो काबिल हैं, जो समाज की सेवा करना चाहते हैं, प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन धन की कमी के कारण चुनाव नहीं लड़ पाते हैं, उन्हें पैसा देकर हम चुनाव लड़ाएंगे। तो गरीबों को हम अधिकार देने की बात कर रहे हैं, उन्हें राजनीति में लाने की बात कर रहे हैं, सत्ता में हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। और सवाल मुझसे वे पूछ रहे हैं जो पैसा लेकर टिकट देते हैं। तो यह विडंबना। तो 2 अक्टूबर जन सुराज पार्टी की स्थापना। लेकिन जेडीयू ने भी आज कड़ा तंज कसा है। मनीष वर्मा, जो आईएएस प्राधिकारी रहे, नीतीश कुमार के साथ रहने को नौकरी छोड़ दी, जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए और कई लोग मानते हैं कि वे नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी हैं, क्योंकि नालंदा जिला के ही रहने वाले हैं। मनीष वर्मा से आज सवाल पूछा गया, वह भी बिहार भर की यात्रा पर निकले हैं,
जेडीयू के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रहे हैं, सिवान में थे, तो प्रशांत किशोर के बारे में उन्होंने कहा, कौन प्रशांत किशोर? बैनर पोस्टर लगाने वाले प्रशांत किशोर? तो ऐसे लोग तो आते जाते रहते हैं। तो इन तमाम घटनाक्रमों में बिहार में बाढ़ की भी स्थिति है। नीतीश कुमार दिल्ली चले गए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दुबई में बैठे हैं। तो इन तमाम विषयों पर आपकी राय जरूरी है, हमारे दर्शकों के लिए दीजिए। देखिए ज्ञानेश्वर जी, अब ये आपने कई बातें इसमें कही, इसके कई पहलू हैं, कई आयाम हैं इन तमाम बातों के। एक तो प्रशांत किशोर की राजनीति का आयाम है इसमें, उसमें राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यू जो उनके जो सबसे बड़ी विरोधी पार्टियां जिनसे उनको लड़ना है उनका पहलू है, बाढ़ का पहलू है, प्रशांत किशोर ने जो वादे किए हैं, जो बात कह रहे हैं, इसमें इन तमाम चीजों पर अलग अलग बात करने की जरूरत है। एक नई पार्टी आ रही है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। देखिए हम लोग बहुदलीय लोकतंत्र की व्यवस्था है देश में, कई पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, कभी भी बहुत कम ही ऐसे मौके आए हैं जब आमने सामने का चुनाव होता है। जैसे इस बार लोकसभा के चुनाव में हम लोगों ने देखा कि दो गठबंधन चुनाव लड़ रहे थे, पार्टियां तो फिर भी बहुत ही दो गठबंधन थे। आमतौर पर कई पार्टियां लड़ती हैं हम लोगों के यहाँ, बहुदलीय लोकतंत्र है, अमेरिका की तरह टू पार्टी सिस्टम नहीं है, ब्रिटेन की तरह टू पार्टी सिस्टम नहीं है। तो एक नई पार्टी आ रही है, इसका स्वागत होना चाहिए है। हर पार्टी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, पार्टियां आती हैं, लेकिन हमने जो पहले एक बार और चर्चा की थी कि कोई पार्टी इस ग्रैंड स्केल पर लॉन्च नहीं हुई है इसके पहले, इस ग्रैंड स्केल पर, और पूरे देश की बात हमने कही थी, बिहार तो छोड़ दीजिए। तो एक बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े स्केल पर, एक बड़े स्टैंडर्ड के साथ वो लॉन्च कर रहे हैं अपनी पार्टी प्रशांत किशोर। अब उन्होंने उनके इन्विटेशन से उनके बात शुरू करते हैं, जो उन्होंने इन्विटेशन दिया है लोगों को, जो बुलाया, वहीं से बात शुरू करते हैं। उन्होंने 2-3 बातें हैं जो बड़ी चुन करके कही गई हैं और उनका कोई ना कोई मतलब है, बड़ा मतलब है, मतलब जिस मकसद से उन बातों को रखा गया है उस अंदाज में। जिसमें एक बात है कि लाखों लोग व्यवस्था परिवर्तन के लिए जुट रहे हैं, तो व्यवस्था परिवर्तन की उन्होंने बात कही है, सत्ता परिवर्तन की बात नहीं कही है, किसी एक पार्टी को सत्ता से हटा करके दूसरी पार्टी की सत्ता बनाने की बात नहीं कही है। ये अपने आप में बड़ी बात है कि आप व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं, जो व्यवस्था चली आ रही है। और इस बात में तो कोई संदेह नहीं है, ना हमको है, ना आपको है, ना किसी भी आदमी को होना चाहिए है कि जो व्यवस्था चल रही है उसी व्यवस्था की वजह से बिहार की जो अभी दुर्दशा है वो दुर्दशा है, उसी व्यवस्था की वजह से। अगर वो व्यवस्था नहीं बदलती है तो कोई भी व्यक्ति बैठ जाए आकर के उस कुर्सी पर, बदल नहीं सकता है बिहार को। बिहार की जो तकलीफें हैं, बिहार की जो पीड़ा है, उसको दूर नहीं कर सकता है। देखिए यही व्यवस्था है ना, नीतीश कुमार की ही व्यवस्था है, और इन्हीं के कामकाज में जब ये 3 साल के मुख्यमंत्री थे, तभी 2008 में बाढ़ आई थी, कोसी की बाढ़ थी बिहार की, और कैसी तबाही मची सब लोगों ने देखा था। लेकिन उसके बाद क्या बदल गया 2008 से 2024 तक? कुछ भी नहीं बदला। और हम जब स्कूल में पढ़ते थे तब भी हमने पढ़ा था कि बिहार का शोक है, कोसी जो है बिहार का शोक है। और ये हमारे पिताजी ने भी संभव तो पढ़ा होगा कि कोसी बिहार का शोक है। तो क्या बदल गया? बच्चे भी पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ेंगे, वो लोग भी, उन्होंने भी पढ़ा और उनके भी बच्चे आगे पढ़ेंगे कि कोसी बिहार का शोक है। तो जो बिहार का शोक है उसको दूर करने के लिए किसने क्या किया, किस व्यवस्था ने क्या किया, किस सत्ता ने क्या किया? तो कुछ नहीं कर पाए लोग, इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि इस व्यवस्था में वो संभव नहीं। तो एक व्यवस्था नई आनी चाहिए है, जो दुष्यंत कुमार की लाइन है कि हो गई है पीड़ पर्वत सी पिघलनी चाहिए। तो कई बार ऐसा भी होता है कि पीड़ जो है, हमारी पीड़ा जो है, उसके पर्वत जैसा होने का इंतजार किया जाता है, उसके बाद ही पिघलती है वो पीड़ जो है, उसके बाद ही वो पर्वत पिघलता है। तो अब वो स्थिति है बिहार में, पीड़ जो है वो हिमालय जैसी हो गई है, तो उसका पिघलना जरूरी है। तो इसको ध्यान में रख के प्रशांत किशोर ने व्यवस्था परिवर्तन की बात कही। सत्ता परिवर्तन से कुछ नहीं होना है, व्यवस्था बदलेगी तब चीजें बदलेंगी। व्यवस्था कैसे बदलेगी? जो मॉडल प्रशांत किशोर ने पेश किया है, जैसा आपने अभी बताया कि वो उन्होंने कहा कि जो सबसे निचले तबके से आता है, जो अपने पैसे से चुनाव नहीं लड़ सकता, हम उसको ले आएंगे। इसका मतलब है उस व्यक्ति को व्यवस्था में ले आएंगे जो इस व्यवस्था से का किसी न किसी तरह से शिकार है, चाहे स्वाभाविक तरीके से, चाहे मानवीय तरीके से, जिस भी तरीके से इस व्यवस्था का शिकार है, वो जो पीड़ा झेल रहा है, जो तकलीफ में है, उसको मौका देंगे तो वो तकलीफ को दूर करने के उपाय करें। फिर इस जो उनके इन्विटेशन में दूसरी बात हमने मार्क की वो है कि ज्ञान की धरती बिहार में, बिल्कुल ज्ञान की धरती की बात की है। ये भी बात बहुत कम कही जाती है, बिहार के बारे में बहुत सारी बातें होती है, हर आदमी
विक्रमशिला और उदयंतपुरी की बात करता है, नालंदा विश्वविद्यालय की बात करता है। हम लोग भी बड़े गर्व से कहते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय का तो ये स्टैंडर्ड था, ये मानक था कि वहां दुनिया भर के जो विद्यार्थी आते थे उनका इंटरव्यू वहां का द्वारपाल करता था। द्वारपाल इतना विद्वान होता था कि वो द्वारपाल बात करता था कि वो परीक्षा लेता था और उसकी परीक्षा के पास होने पर वहां दाखिला नामांकन मिल जाता था। हम लोग गर्व से ये बात कहते हैं, जो कुमारिल भट्ट ने शंकराचार्य को कहा था कि आप जाइए और महिष्मति में जिस दरवाजे पर तोता मतलब पैरोट जो है, सुग्गा, वो संस्कृत में शास्त्रार्थ करता हुआ दिखे तो वो हमारे बहनोई का घर है और उन्हीं के साथ बहस कर शास्त्रार्थ करिएगा। मंडन मिश्रा और उदया भारती जो कुमारिल भट्ट की बहन थी, उनके लिए उनके घर की पहचान उन्होंने बताई थी कि तोते जहां संस्कृत में शास्त्रार्थ कर रहे हो, तो ये वो धरती है जहां तोते संस्कृत में शास्त्रार्थ करते थे और जहां द्वारपाल इंटरव्यू लेकर के चीन, जापान, तिब्बत और दुनिया भर के लोगों से कैसे आए हुए विद्यार्थियों का दाखिला लेता था। तो उस ज्ञान की धरती की बात कही है प्रशांत किशोर ने। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सारी दुनिया आज जान रही है कि आज ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था है। हम लोग ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में जीवन जी रहे हैं। ज्ञान आधारित व्यवस्था है। तो जो भी व्यक्ति ज्ञान आधारित व्यवस्था बनाने की बात करेगा, वही उस व्यवस्था को बदल सकता है, वही तमाम इन तकलीफों को दूर कर सकता है। तो और देखिए अजीत जी यही आपको रोकते हैं। मैं दिल्ली में था, मुझसे एक मेरे जानने वाले ने, देखिए रिसर्च पर कोई काम हो रहा है, एक रिसर्च स्कॉलर ने हमसे एक सवाल पूछा और मैं भी जवाब तलाश नहीं पाया था। मैंने जानने वाले कई लोगों से पूछा, उन्होंने सवाल यह किया था। देखिए बिहार की जब बात होती है तो जाति की बात तो हो ही जाती है, तो उन्होंने सच्चे मन से पूछा था। हमने भी सच्चे मन से ही एक्स पर लिखा, जानने की जिज्ञासा कि बिहार भर में अपनी विद्वता के कारण पहचान बनाने वाले जो अभी मौजूद है, 5 ऐसे यादव प्रोफेसर, डॉक्टर और वकील का नाम बताएं। मुझसे किसी ने जानने की कोशिश की है, मैं जवाब तलाश नहीं पा रहा। हाँ, ये लोग राजनीति के 9-2 वाले नहीं होने चाहिए। देखिए इसके बाद लोग भड़क गए जब हमने लोगों से पूछा। डॉक्टर में देखिए डॉक्टर मनीष मंडल है, आईजीआईएमएस में मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, बीपी मंडल फैमिली के हैं, उनका नाम लोगों ने बताया। लेकिन आगे नाम बताने में कोई बता भी रहे थे तो जिला स्तरीय पहचान वाले। तो देखिए पिछले 30 वर्षों से आप सत्ता की धूरी में रहे हैं और जो आपने कहा कि आज पूरी दुनिया ज्ञान आधारित प्रतियोगिता में, तो भाई 30 वर्षों में आप पहचान बना नहीं पाए, नाम नहीं बता पा रहे कौन 5 बने वकील, कौन 5 बने डॉक्टर। तो यह तो सच में सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन की बात चाहे जाति कोई करे, लेकिन बात तो यही है ना दीजिए। बिल्कुल। और ये अब इसके राजनीतिक पहलू पर हम आते हैं। जो अब आपने बात कही छेड़ी, अब उसके एकदम वहां से अब शिफ्ट करने की जरूरत है। जो हम लोगों ने दूसरी बौद्धिक और आध्यात्मिक बातें कही, राजनीति की बात पर आ जाए इसी बात को लेकर के। क्यों प्रशांत किशोर ने ज्ञान की बात कही कि ज्ञान की धरती और व्यवस्था परिवर्तन, ये दोनों बातें उन्होंने इसलिए कही हैं, इसलिए लिखी हैं, बहुत डेलिबरेट है, जानबूझ करके इसको इस दिशा में ले जाया जा रहा है। और उनकी सारी बातें इस दिशा में जाने वाली हैं, राजनीति को इस दिशा में ले जाने वाली बातें हैं, जहां जाति की बात नहीं। क्योंकि प्रशांत किशोर को पता है कि बिहार में सारी राजनीति जाति आधारित होती है और जैसे वो जाति आधारित राजनीति के दाव पेच में फंसेंगे, पूरा नैरेटिव उनका बिगड़ जाएगा, पटरी से उतर जाएगा। तो जो बिहार की राजनीति का नैरेटिव है, जो स्थापित विमर्श है बिहार की राजनीति का, उस स्थापित विमर्श से अलग हटके एक नया विमर्श खड़ा करना होगा। और उस विमर्श के लिए जरूरी है कि बिहार के लोगों का ध्यान जाति से हटाए। आपने कहा एक जाति के लिए कहा, सचमुच जो जाति सत्ता में रही, जिसको सरकारी जाति कहा जाता रहा इतने वर्षों तक, उसके बावजूद आप कोई ऐसा पैमाना नहीं, ऐसा कोई मानक नहीं स्थापित कर सके जिस पूरे बिहार में पैन बिहार जिसकी पहचान हो, जिसको जैसे एक यादव नेता के रूप में लालू यादव को सारा देश जानता और मानता है। बिल्कुल ऐसा ही कोई बौद्धिक क्यों नहीं है? कोई बौद्धिक जो नाम लिया जाए जिस बौद्धिक का, ऐसा कोई क्यों नहीं? और ये संकट ज्ञानेश्वर जी कमोबेश हर जाति में है बिहार में। एक जाति में तो है सत्ता में रही, दूसरी जाति जो सत्ता में रही उसमें भी रही। तमाम जातियों में आप खोजिएगा, 2-4 नाम के बाद सब आदमी हाफ जाएगा। आप पूछिए ना, किसी से पूछिए कि भाई बड़ा भूमिहार चिंतक बताइए, तो रामधारी सिंह दिनकर ले आएंगे, श्री बाबू ले आएंगे। भाई आज कौन चिंतन कर रहा है? आज किसका नाम है? और जिसका नाम है उसको कोई नहीं जानता है। ईमानदारी की बात बता रहे हैं ज्ञानेश्वर जी, कोई नहीं जानता है।
मुजफ्फरपुर के नजदीक गांव है सच्चिदानंद सिन्हा का, एक आदमी नहीं जानता है। हाँ, किसी से हम बिल्कुल। 10 जगह पूछा, 10 मंच पर पूछा, ब्रह्मर्षि भूमिहार लोगों के मंच पर कि आप सच्चिदानंद सिन्हा को जानते हैं? कोई नहीं जानता है। सर गणेश दत्त कंटेम्पररी कौन जानते हैं? सर गणेश दत्त कौन जानते हैं? नहीं जानता है हाँ, लोग। हाँ, सच्चिदानंद सिन्हा कंटेम्पररी वर्ल्ड के ज्ञानेश्वर जी सबसे बड़े बौद्धिकों में से एक है। बिल्कुल। कंटेम्पररी वर्ल्ड हम करें, पूरी दुनिया हम्म, के जो बौद्धिक हुए, जिन्होंने आर्ट पर विचार किया, जिन्होंने दर्शन पर विचार किया, जिन्होंने राजनीति पर विचार किए, और उनकी किताबें ऐसी है, मतलब कल्पना नहीं कर सकते हैं उनकी बुद्धिमत्ता की, उनकी बौद्धिकता की। दुनिया भर का लोग सम्मान करता है, बिहार में लोग नहीं जानते हैं, भूमिहार लोग नहीं जानते हैं। तो ये जो संकट है बिहार के लोगों का कि आप शिफ्ट कर गए, ज्ञान आधारित जो जो प्रदेश था, जहां सारी चीजें ज्ञान पर आधारित थी, जहां से ज्ञान की गंगा बहती थी पूरी दुनिया के लिए, उस प्रदेश के लोग ज्ञान से हट गए। तो ये नहीं दुर्दशा देखिए, होनी। और देखिए आप इसी की बात करें, मैं इसी दिल्ली यात्रा में कुछ छात्रों के समूह से भी मिला। एक समूह के छात्रों से जो वहां यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सारे बिहार वाले थे। हमने पूछा आप में से कोई जात जानता है क्या? कौन क्या है? तो किस उसने कहा, मतलब सभी छात्रों ने कहा कि जब बिहार से हम लोग बाहर निकल जाते हैं ना, तो जात भूल जाते हैं। केवल काम और कमाई की बात करते हैं और एक दूसरे की मदद की बात करते हैं। और जैसे ही बिहार में जाते हैं, सबसे पहले लोग पूछते हैं जाति क्या है। बिहार के बाहर पूछते हैं काम क्या कर रहे हो, तुम्हारी कमाई क्या है। तो यही ये एक पहचान बिहार के बाहर जो है, वो बिहारियत की पहचान होती है। जी, लेकिन वो पहचान भी बहुत स्ट्रांग नहीं है, वो उसकी बॉन्डिंग भी बहुत वैसी नहीं है, इतनी स्ट्रांग नहीं है, वो पहचान इतनी स्ट्रांग नहीं है जैसे जैसे बांग्ला भाषी को के लिए बंगाली अस्मिता की का जो मतलब है, या बिल्कुल। तमिल व्यक्ति के लिए द्रविडियन अस्मिता का जो मतलब है, या कोई मराठी अस्मिता का मामला है, उस तरह से बिहारी अस्मिता का मामला नहीं है। अगर होता तो इस तरह से हम लोग बटे हुए या पिछड़े नहीं रह जाते, कुछ ना कुछ तो जरूर हो जाता, बिहार में भी हो जाता जैसे बाकी सब जगह पर हो रहा है। तो वो अस्मिता वाली पहचान भी हम लोग, वो अस्मिता भी जो है, मतलब जो सब नेशनलिज्म जिसको उपराष्ट्रीयता का मामला जिसको बोलते हैं हम लोग, उस पर भी हम लोग कमजोर ही बैकग्राउंड पर है, कमजोर ही मतलब फुटिंग पर खड़े हैं हम लोग। लेकिन प्रशांत किशोर का जो प्रयास है, वो उसको भी मजबूत करना, उस बिहारियत की पहचान को मजबूत करना है। और इसका राजनीतिक पहलू ये है कि अगर वो पहचान मजबूत हो गई बिहारियत वाली, और जो बिहारी सब नेशनलिज्म मजबूत हो गया, तो फिर तभी बिहार में जाति का बंधन टूटेगा, और जो प्रशांत किशोर की नई पार्टी है उसके लिए अवसर बनेगा। ये देखिए, जो वो बार बार कहते हैं कि हम फर्श पर रहेंगे या अर्श पर चले जाएंगे, ये बातें वो हमने एक दिन और इसको काउंटर किया था कि बीच में भी कई चीजें रुक सकती हैं। लेकिन वो इसलिए कह रहे हैं, ये बात बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो इस एक बहुत तलवार की धार पर चलने जैसा है बिहार में पॉलिटिक्स करना। जहां जाति का समीकरण जरा सा भी बिगड़ा तो आप एकदम गिर करके लुढ़क के नीचे आ जाते हैं, और आपका जाति का समीकरण ठीक बैठ गया तो आपके पास कुछ भी आइडिया नहीं हो, आपके पास दूसरी कोई पूंजी अपनी जाति की नहीं हो, लेकिन समीकरण ठीक बैठ गया तो आप सत्ता में पहुंच जाते हैं और लंबे समय तक सत्ता में बने रहते हैं। जिसकी मिसाल है नीतीश कुमार की, अपनी जाति उनकी बहुत छोटी है। आज जो कह रहे हैं जो लोग कि प्रशांत किशोर ब्राह्मण है, पांडे है, और ब्राह्मण की आबादी तो 3% से भी कम है, तो कैसे 3% की आबादी वाला बनेगा? तो 3% से ही कम तो आबादी नीतीश कुमार की पार्टी की भी, तो नीतीश कुमार की जाति की भी तो आबादी 3% है। तो वो कैसे बन गए? तो उन्होंने एक सामाजिक समीकरण बनाया, जातीय समीकरण साध करके, और वो आज तक बने हुए हैं। हालांकि पहली बार जब वो जीते थे तब वो समीकरण नहीं था, तब वो भी व्यवस्था परिवर्तन की बात करके ही आए थे, तब वो भी जंगल राज को समाप्त करने के लिए ही आए थे। तो आज अगर स्थितियां ऐसी हैं कि जंगल राज की यादें अभी तक बनी हुई है 15 साल की, और उसके बाद के 20 साल में जो सुशासन बनना चाहिए था वो नहीं बन सका है, जो उम्मीदें जगाई गई थी वो उम्मीदें नहीं पूरी हुई हैं, व्यवस्था में जिस बदलाव की बात कही थी नीतीश कुमार ने, वो बदलाव उस स्तर तक नहीं हो सका है जिस स्तर तक बदलने की लोग उम्मीद कर रहे थे। तब फिर एक बार व्यवस्था बदलने की गुंजाइश है, संभावना है, और उसी संभावना को एक्सप्लोर कर रहे हैं प्रशांत किशोर। वो चाहते हैं कि सारी कल अजीत जी पत्रकारों ने सवाल पूछा कि देखिए पिछले 30 वर्षों में बिहार जो है वह लालू और नीतीश के बीच ही सिमटा हुआ है। प्रशांत किशोर का जवाब दूसरा था। प्रशांत किशोर का कहना था कि हर 10 वर्ष में बिहार बदला। 1980 का दौर कांग्रेस का, 1990 का दौर लालू यादव का, 2000 का दौर नीतीश कुमार का, और 2010 से जो अभी 2020 का दौर, यह बीजेपी और नीतीश कुमार का दौर। तो यह नहीं कि बिहार ठहरा हुआ है और बिहार में प्रयोग नहीं हुए हैं। लोगों ने प्रयोग किया है, लोगों ने धक्का भी दिया है, लोगों ने बनाया भी है, लोगों ने हटाया भी है।
देखिए, ये एक मतलब वो जिस पॉलिटिकल डायनामिज्म की बात कर रहे थे, वो डायनामिज्म है। वो जी। उसमें उस गतिकी में कोई हमको उनके उस पर उस थ्योरी पर कोई आपत्ति नहीं है। वो हम्म, गतिशीलता है। लेकिन हम्म, जो राजनीति है, वो तो 2 ही चेहरों के आस-पास है ना, और बिल्कुल। उन्हीं लालू यादव, लोगों नीतीश के कुमार। उन्हीं के व्हिम्स एंड फैंसीज़ से राजनीति चल रही है। जी। वो लोग जैसा सोचते हैं वैसा ही तो चला रहे हैं। देखिए, ये हम्म, बात ठीक है कि 2015 के बाद नीतीश कुमार पूरी तरह से बीजेपी के ऊपर निर्भर रहे या थोड़े समय आरजेडी के ऊपर निर्भर रहे। हम्म, लेकिन उस इसमें उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो बीजेपी चाहती थी कराना और नीतीश कुमार नहीं चाहते थे। हम्म, होता वही था जो नीतीश कुमार चाहते थे। तो हम्म, 1990 से 2005 तक वो हुआ जो लालू यादव चाहते थे, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे या नहीं रहे। हम्म, मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी थी और लालू यादव जेल में थे, तब भी होता वही था जो लालू यादव चाहते थे। जी। तो 1990 से 2005 तक वह हुआ जो लालू यादव चाहते थे, और 2005 से 2024 तक वह हुआ है जो नीतीश कुमार चाहते थे। हम्म, तो इन 2 व्यक्तियों ने जैसे चाहा वैसे बिहार को चलाया है। इसलिए अब ये कहने का कोई हकदार ये इन दोनों में से नहीं है कि हमको मौका मिलेगा तो हम बदल देंगे बिहार को, हम्म, या हम बिहार की समस्याओं को दूर कर देंगे। आपको हम्म, एक व्यक्ति को 15 साल का समय मिला, दूसरे व्यक्ति को 20 साल का समय मिला, और आपने जितना बदलाव करना था वो कर लिया। देखिए, ये हम बार-बार कहते हैं कि हर व्यक्ति को की एक भूमिका तय होती है, हर व्यक्ति को अपनी ऐतिहासिक भूमिका निभानी होती है, और भूमिका अपनी निभा करके नेपथ्य में चले जाना होता है। कोई हम्म, व्यक्ति अनंत काल तक वहाँ बैठ करके अपनी भूमिका निभाता नहीं रह सकता। लेकिन और वो कब जाता है नेपथ्य में व्यक्ति, जब वो अपनी भूमिका निभाने में अक्षम लगने लगता है लोगों को। हम जब लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, तो लोगों को बिल्कुल। जब लगने लगता है कि जिस भूमिका के लिए हमने इनको चुना है वो भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं, हम्म, तो लोग उनको हटा देते हैं। और हटा के किसको चुनते हैं? जब उनके सामने कोई नया विकल्प हो तो उस विकल्प को चुनते हैं। तो आज प्रशांत किशोर जो अपना विकल्प लेकर के आए हैं, उसमें उनका मकसद सिर्फ ये बताना है कि अब नीतीश कुमार चूक गए हैं, और लालू यादव तो बहुत पहले चूक गए थे। जो हम्म, आरजेडी है वो बहुत पहले चूक गई थी। उसको तो 2005 में ही लोगों ने हटा दिया, और उसके बाद से वो पार्टी कोई नया आइडिया लेकर के नहीं आ रही है। और नीतीश कुमार भी अपनी ऐतिहासिक भूमिका निभा चुके हैं, और वो भी अब कोई नया आइडिया लेकर के नहीं आ रहे हैं जिससे वो बिहार को बदल सके। और बिहार की जो सनातन समस्याएं हैं, जिसको पेरेनियल प्रॉब्लम्स बोलते हैं, वो जस की तस है। सारी समस्याएं जस की तस है। बाढ़ की समस्या वैसी ही है, गरीबी की समस्या वैसी ही है, पलायन की समस्या वैसी ही है, भूमिहीन बेघरों की समस्या वैसी ही है। तो वो तमाम समस्याएं जो पेरेनियल प्रॉब्लम्स हैं, वो एग्जिस्ट कर रहे बिल्कुल। हैं। हम्म, तो इसको दूर कौन करेगा? इसको हम्म, दूर करने के लिए अगर कोई व्यक्ति प्लान लेकर के आया है, उम्मीद जगा रहा है, आकांक्षा पैदा कर रहा है लोगों के मन में, तो वो उसको लोग पसंद कर सकते हैं, चुन सकते हैं। लेकिन हम्म, उसके लिए ज़रूरी है कि इस पूरे विमर्श को, जो अभी का राजनीतिक विमर्श है बिहार का, उसको बदला जाए, उसको जाति धर्म से हटाया जाए। जब ये हट जाएगा, और जो बार-बार प्रशांत किशोर इसलिए बार-बार वो अपने कहते हैं कि आप हमको चुनने के लिए मत दीजिए, आप अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। हम्म, आपने अपने बच्चों को सामने रख के कब वोट दिया? आपने बच्चों की पढ़ाई को ध्यान में रख के कब वोट किया आपने? आपने अस्पताल बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए कब वोट किया है? तो आप इसके लिए वोट करिए, आप स्कूल बनाने के लिए वोट करिए, अस्पताल बनाने के लिए वोट करिए, आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करिए, आप फैक्ट्री लगाने के लिए वोट करिए, आप पलायन रोकने के लिए वोट करिए। उसमें ये भी कहिए कि आप बाढ़ रोकने के लिए भी वोट करिए। कैसे कोशी को, बिहार का शोक जो है उसको बिहार का सुख बनाया जा सकता है, बिहार की बिल्कुल। समृद्धि बनाया जा सकता है, क्यों नहीं कोई आदमी इस पर सोचता है? ऐसी ये कौन-सी ऐसी बात है? कोशी वो नदी है ज्ञानेश्वर जी, पूरी दुनिया में, एक बांग्लादेश का अपवाद है, बांग्लादेश को छोड़ दें, तो पूरी दुनिया में किसी एक नदी से डूब करके बाढ़ में बर्बाद होकर के उतने लोग नहीं मरे हैं जितने अकेले कोशी से मरे। हम जी। पूरी दुनिया की बात करें, 200 से ज्यादा देशों में बांग्लादेश एक अपवाद है। तो हम्म, क्या ऐसा क्या है कि आप उसको ठीक नहीं कर सकते? आज सारा देश, सारे नदियों को जोड़ने की बात हो रही है, और आप बाढ़ की एक समस्या, कोशी की समस्या, बागमती की समस्या, कमला और बलान की समस्या आप नहीं दूर कर पा रहे हैं। हम्म। तो इसका मतलब कि आपके पास कोई आइडिया नहीं है, आपके पास कोई तरीका नहीं है, आप अपने उसको चलिए, दोहरा रहे हैं। ये मान भी लेते हैं कि आज, ये मान भी लेते हैं कि जो मौजूदा लोग हैं वे आइडियालेस हैं। लेकिन एक बात जो प्रशांत किशोर ने कल कही कि मुझे तो 2 वर्ष में कुत्ते ने भी नहीं काटा, और नेताजी लोग बगैर बॉडीगार्ड के रह नहीं सकते हैं। न मैंने कभी सिपाही मांगा है और न कभी आगे मांगेंगे। तो यह कहने का आशय क्या था? क्या यह नेतागिरी पर, पूरी नेतागिरी जमात पर चोट है प्रशांत किशोर का? देखिए, ये बात हम अभी उसी पर आ रहे थे। जी। बिहार के जो उनके प्रतिद्वंदी हैं, राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो हैं प्रशांत किशोर के, जो होंगे अभी चुनाव में जब हुँ, आएंगे, तो वो सब लोग किस चीज के लिए प्रशांत किशोर को निशाना बना रहे हैं, सो देखिए। प्रशांत हुँ, किशोर के आइडिया पर हमने एक बहस नहीं देखी।
जो वो बात कह रहे हैं उस पर एक भी पार्टी का नेता बहस करने को तैयार नहीं है, चाहे आरजेडी का हो, चाहे जेडीयू का हो, चाहे कांग्रेस का हो, यहाँ तक बीजेपी का हो। कोई व्यक्ति उनकी तरफ से जो आइडिया दिए जा रहे हैं उन पर बहस नहीं करना चाह रहे। वो तो उनको मनीष किस वर्मा चीज ने का कहा दिया, पोस्टर बैनर वाले हैं। वही मनीष वही वर्मा ने जी। ये देखिए क्या आपका स्टैंडर्ड है, आप किस तरह, आप किस चीज पर उनको टारगेट कर रहे हैं। यहाँ को पोस्टर चिपकाना तो राजनीति की पाठशाला की सबसे पहली क्लास होती है, सबसे पहली शिक्षा होती है, पोस्टर चिपकाना। अभी तो नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री ने, कि हम लोग पोस्टर चिपकाते थे और दरी बिछाते थे पार्टी कार्यालयों में। तो पार्टी कार्यालय में सीताराम केसरी पटना में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यालय में दरी बिछाते थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए ना वो। तो पार्टी कार्यालय में दरी बिछाना और पोस्टर लगाना, पैम्फलेट बांटना राजनीति की पाठशाला की पहली शिक्षा होती है, वो पहला पाठ होता है। मनीष वर्मा को ये समझना चाहिए, वो आईएएस रहे हैं, तो अभी ये सीखें, अभी पोस्टर लगाएं, कुछ दिन जाकर के उनको आगे राजनीति में सफल होना है। तो ये मेरी सिंसियर सलाह है उनको कि उनको कुछ दिन पोस्टर लगाना चाहिए, पैम्फलेट बांटना चाहिए, पार्टी ऑफिस में दरी वरी बिछाने, कुर्सी लगाने का काम करना चाहिए, चाहे जितना बड़ा पद मिल गया है उनको। सफल होने के लिए बहुत जरूरी चीज होती है, तो वो नॉट सीरियस बात है। लेकिन तमाम जो प्रशांत किशोर को टारगेट किया जा रहा है, वो किस चीज पर किया जा रहा है कि आप एसी टेंट में रुकते हैं, आपका टेंट लगाया जाता है, उसमें ऐसा खाना बनता है, आप जो है मतलब इतना बड़ा ताम झाम लेकर के आप पदयात्रा करते हैं, आप पोस्टर लगाने वाले हैं। भाई ये कोई इशू ही नहीं है, आप इस इशू पर आइए। वो कह रहे हैं कि हम पलायन रोक देंगे, दोनों पार्टियों से लोग निकले और आकर के कहें कि हमसे बहस करिए कि आप कैसे पलायन रोक दीजिए। बिल्कुल तो अच्छी, अमेरिका में भी हम लोगों ने देखा ना, प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई, राष्ट्रपतियों की बहस हुई। यही दिल्ली में जेएनयू के स्टूडेंट यूनियन का चुनाव होता है तो सारी रात बहस चलती है। प्रेसिडेंशियल डिबेट उसको बोलते हैं, अध्यक्ष पद के दोनों तीनों दावेदार आपस में बहस करते हैं। तो आप बहस करिए ना, आके प्रशांत किशोर को चुनौती दे, तेजस्वी यादव भी दे, मनीष वर्मा भी दे उधर से, या जो भी जेडीयू से दे, बीजेपी से, कि हम 4 लोग आते हैं और हम लोग बहस करते हैं कि कैसे पलायन रुकेगा। उस पर कोई बहस नहीं। बहस किस बात पर है, तो वो एसी टेंट पर और पोस्टर लगाने वाले। तो ये ठीक प्रशांत किशोर ने ये नब्ज पकड़ ली इन लोगों की कि ये लोग इसी मुद्दे पर बहस करने के लायक हैं। ये लोग आइडियाज पर और बिहार के भले के लिए कोई बड़ा काम करने के मुद्दे पर ये लोग बहस नहीं कर सकते, तो जनता के सामने एक्सपोज होंगे। और इसीलिए उन्होंने ये सुरक्षा वाली बात कही कि सुरक्षा लेकर के उन्होंने ये भी एक्सपोज किया कि बड़ी बड़ी गाड़ियों का काफिला चलता है, बड़ा तामझाम, चारों तरफ से आप वो गार्ड से, सरकारी गार्ड से नहीं तो बाउंसर से घिरे हुए हैं और अपने को उस तरह से महत्वपूर्ण बना रहे हैं। ये देखिए, ये कहीं ना कहीं एक तरह की कुंठा होती है, कॉम्प्लेक्स होता है कि 4 आदमी सिक्योरिटी वाला है तो हम महत्वपूर्ण माने जाएंगे, जनता हमको महत्वपूर्ण मानेगी कि बड़ा नेता है या बड़ा आदमी है। सुरक्षा को खतरा किसी को नहीं है, तो प्रशांत किशोर ने साबित कर दिया। भाई इतना चैलेंज, वो इतनी बातें कह रहे हैं तेजस्वी यादव और लालू यादव के बारे में, या नीतीश कुमार के बारे में, या नरेंद्र मोदी के बारे में। वो गुजरात को लेकर के भी बात करते हैं, वो लगातार बिहारी अस्मिता की बात करते हैं, मुसलमानों को उनकी बस्ती में जाके ललकारते हैं कि आपने अभी जीवन भर अपने बच्चों के लिए कभी वोट नहीं किया है। ये तमाम लोगों को जाकर के, सभी जातियों को जगाते हैं। आज तक उनके ऊपर तो कोई अटैक, कहीं कोई खतरा नहीं आया उनके ऊपर। तो ये सोच किया पॉलिटिकल पार्टीज के, जो अभी जो सारे नेता हैं, जो आइवरी टावर में बैठे रहते हैं और भारी भरकम सुरक्षा में घिरे रहते हैं, ये भी उन्होंने बताया कि आपको सही समस्या की पहचान भी नहीं है बिहार की, जो बिहार में पैदा की, और लोगों के बीच जाकर के लोगों के इंटरेक्शन करने से जो उनको जानकारी हुई है, उसकी जानकारी आपको नहीं है, ये भी उन्होंने बताया। और सिर्फ सुरक्षा, वो कह रहे हैं कि हम फरवरी के अंतिम हफ्ते में या मार्च के पहले हफ्ते में, देखिए पटना के गांधी मैदान में जो रैली करेंगे, उन्होंने फिर से दोहराया है कि केवल बिहार का विजन डॉक्यूमेंट नहीं देंगे, प्रत्येक पंचायत का विजन डॉक्यूमेंट देंगे। मतलब अजीत जी, आप दिल्ली में बैठे हैं, मेरे कोई मित्र न्यूयॉर्क में बैठे होंगे, वह भी न्यूयॉर्क से देखेंगे कि उनके पंचायत जिसमें वह कभी गए नहीं या 20 साल पहले गए होंगे, वह देखेंगे कि भाई यह आदमी क्या विजन डॉक्यूमेंट लेकर आया है। और बिहार के दूसरे नेताओं से पूछ लीजिए तो वह तो बता ही नहीं पाएंगे। तो जब बड़ी बात पर, आप बड़ी समस्या पर आपके पास कोई विचार नहीं है, बड़ी समस्या पर, तो आप पंचायत तक कहां पहुंचिएगा छोटी छोटी समस्या पर, जिससे आम आदमी जूझ रहा है, जो आम आदमी की समस्या है, जो सबसे बड़ी समस्या आम आदमी की, उसको तो जब बिहार की सबसे बड़ी समस्या है उसके बारे में भी आपके पास कोई विचार नहीं है, उस पर भी आप बहस करने को तैयार नहीं, उस पर भी आप अपना रोड मैप पेश करके तैयार नहीं है कि बिहार की जो 4 बड़ी समस्याएं हैं हमारे, इनके बारे में हमारा क्या आइडिया है। तो ये तो हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते हैं। अभी आपसे ये प्रोग्राम हम लोग शुरू किए, उसके पहले बात हो रही थी बिहार के एक नेता से जो अच्छी राजनीतिक समझ रखते हैं और तमाम बिहार के हर प्रदेश के, हर जिले के बारे में उनको जानकारी है।
तो कास्ट पर ही बात होने लगी कि आखिर कैसे कास्ट का इक्वेशन बनेगा प्रशांत किशोर के लिए। यादव अगर नहीं छोड़ता है लालू यादव को और मुस्लिम फिर उन्हीं के साथ चला जाता है, तो कास्ट के इस फॉर्मेट में जो कास्ट पॉलिटिक्स हम बार-बार जो पहले कह रहे थे कि जो कास्ट का नैरेटिव है वो कैसे बदलेगा। तो फिर हमने दिल्ली की मिसाल दी, तो जो जिसको भी हम देते हैं दिल्ली की मिसाल, वो कहता है कि दिल्ली जो है वो बिहार दिल्ली नहीं है। तो ये बात सही है कि बिहार दिल्ली नहीं है, लेकिन इस बात को पलट दीजिए कि दिल्ली जो है वो मिनी बिहार जरूर है। बिहार दिल्ली नहीं है, लेकिन दिल्ली मिनी बिहार है। तो जो मिनी बिहार में हुआ, दिल्ली को हम मिनी बिहार ही मानते हैं क्योंकि लगभग 30% 32% आबादी यहाँ प्रवासी लोगों की है। यहाँ हुआ वो क्यों नहीं बिहार में रिपीट हो सकता है। यहाँ बिहार के लोगों ने ही तो रिपीट की, बिहार के लोगों ने ही तो आम आदमी पार्टी को सत्ता में बिठाया। तो जब ये बात आई कि दिल्ली नहीं है बिहार, तो फिर हमने जो कास्ट की उस पर कुछ मिसाल दी कि उन दिनों हम लोग बहुत सक्रिय रिपोर्टिंग करते थे, मतलब तो रिपोर्टिंग कम हो गई है, लेकिन 2013 में रिपोर्टिंग हम लोग बहुत करते थे, जाते थे चारों तरफ घूमते थे। तो हम सब लोगों ने बैठ कर, अच्छा दिल्ली में चीफ रिपोर्टर के नाते अर्ली 2000 में हमने बड़ा देखा हुआ है दिल्ली को। तो एक सीट पर हम लोगों ने बात की और 23 सीटें, 70 में से 23 सीट ज्ञानेश्वर जी हम लोगों ने ऐसी निकाली थी जिन पर हमारा मानना था कि कांग्रेस नहीं हार सकती। तमाम लोग थे उसमें, दिल्ली को जानने वाले तमाम लोग थे जिनका मानना था कि इन 23 सीटों पर तो कांग्रेस नहीं हारेगी। उसमें शीला दीक्षित की सीट, करण सिंह तंवर की सीट थी, मुकेश शर्मा की सीट थी, चौधरी प्रेम सिंह की सीट थी, राजकुमार चौहान की सीट थी, नरेंद्र नाथ की, रमाकांत गोस्वामी की, किरण वालिया की, ऐसे लोग थे, योगानंद शास्त्री की, दिल्ली के नेताओं के नाम हम ले रहे हैं कि इन पर कांग्रेस नहीं हार सकती। और जब आंधी चली अरविंद केजरीवाल की, जब उस समय माहौल बना बिदलाव के लिए, लोगों ने व्यवस्था बदलने के लिए वोट दिया, तो इस 23 सीटें जो हम लोगों ने लिखी थी उसमें से 18 सीट कांग्रेस आ गई, सिर्फ 5 ही सीट जीत पाई कांग्रेस। बिल्कुल। तो वो कहां समीकरण कास्ट का, इन सीटों पर कास्ट के भी समीकरण थे, कहीं दलित का, कहीं जाट का, कहीं गुजर का, कहीं प्रवासी का, सब था, लेकिन सारे समीकरण फेल हो गए। तो इसलिए कास्ट का एक उस बाइनरी में देखने की जरूरत नहीं है। ये बिहार को हमेशा इस बाइनरी में इस एक रेखीय तरीके से या एक नजर से देखने की जरूरत नहीं है कि बिहार में सिर्फ जाति है और उस जाति के अलावा कोई पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। और ये प्रशांत किशोर से ही हम उधार लेकर के कहें, उन्हीं की बात है कि कितनी बार लोगों ने जाति तोड़ के वोट दिया है। 1989 में लोगों ने जाति तोड़ करके वोट दिया। 1977 का तो किस्सा आप बताते हैं, जब बाढ़ का किस्सा बताते हैं, बिल्कुल उदाहरण 1977 में लोगों ने देखा है, 1984 में लोगों ने देखा है, 1989 में लोगों ने देखा है, 2014 में लोगों ने देखा है कि सब कास्ट का समीकरण तोड़ करके लोगों ने वोट दिया है। एक बार नहीं हुआ है, ऐसा अनेक बार हो चुका है। तो इसलिए ये जो प्रशांत ने कल भी कहा कि भाई मोदी की जाति के कितने लोग बिहार में हैं, जो उन्हें मतलब इतनी सीटें बिहार से मिल जाती हैं। एक बार नहीं, अनेक बार ये लोगों ने, बिहार के लोगों ने इस जो बिहार का स्टीरियोटाइप बनाया गया है बिहार का, उस स्टीरियोटाइप को तोड़ा है बिहार के लोगों ने, अनेक बार तोड़ा है। हमने नीतीश कुमार के पहले कहा ना भाई 3% आबादी है उनकी जाति, तो इतने दिनों से कैसे बिहार के लोग जिता रहे हैं उनको। और 2010 में कैसे ऐतिहासिक मैंडेट लोगों ने दिया था बीजेपी, और 2010 में मुसलमानों ने मत दे दिया था नीतीश कुमार को बीजेपी के साथ। अभी तो 207 सीटें 206 सीटें आई थी एनडीए को, और लालू यादव जिनके बारे में 32% 30% वोट की पूंजी थी, वो 22 सीट पर सिमट गए थे। तो जाति तोड़ करके बिहार के लोग वोट करते हैं, ये अनेक बार लोगों ने साबित किया है। और ये वही छटपटाहट है, बिहार के लोग हमेशा बदलाव के लिए, कुछ अच्छा हो जाएगा इस उम्मीद में लोग वोट करते हैं, और हर बार धोखा होता है। तो पता नहीं प्रशांत किशोर बन गए तो आगे क्या हर बार धोखा होता है। कल हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि बिहार के लोग भी पूछ रहे हैं कि प्रशांत किशोर बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं। तो कल आज का विषय हम लोग, मतलब कल का विषय हम लोग आज ही तय कर देते हैं कि धोखा होता है, क्या आगे भी होगा। देखिए, किसी व्यक्ति के बारे में मतलब आप भविष्यवाणी बहुत सटीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, और इस पर भी हम लोग कल चर्चा करेंगे कि कहा जा रहा था कि बी टीम है बीजेपी के, लेकिन अभी जो शुरुआती रुझान है उसमें वह सबसे अधिक बीजेपी और जेडीयू को ही चोट पहुंचाते दिख रहे हैं। बिल्कुल, उनके ही वोट बैंक में सेंधमारी हो रही है। जी, इस पर करेंगे चर्चा हम लोग। जी, तो देखिए कल के लिए तैयार रहिएगा आप लोग, यह चर्चा मजेदार होगी, और यह चर्चा आपको जानना, आपको बिहार से वास्ता रखते हैं तो आपको पता भी होना चाहिए। तो 2 अक्टूबर को जनसुराज पार्टी बन जाएगी, इसकी चर्चा हम लोग जारी रखेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।